नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। आज डिस्क्लोज करेंगे आशीष सूद, जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी है। सूद साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। अब टैक्स टेररिज्म, कांग्रेस का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव जीतने के लिए हर वो हथकंडा इस्तेमाल करना चाहती है और आखिरी समय पर टैक्स टेररिज्म को इख्तियार किया, अपनाया। हाई कोर्ट के अगर फैसले को आप सुनेंगे, कांग्रेस की जो टैक्स के संदर्भ में है, तो आपको पता चलेगा हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी, इफ समवन इन कांग्रेस इज स्लीपिंग वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। कांग्रेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी गई थी, ITAT में, वहां भी कांग्रेस को राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है। मामला दरअसल है 2014 से 2019 के बीच में कैश में लिए गए पैसे का। जी। 14 से 19 के बीच में अलग अलग समय में मेगा इंजीनियरिंग का और कमलनाथ, दो लोगों से लगभग 626 करोड़ रुपए कांग्रेस के पास कैश में, मैं आपके दर्शकों को बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कांग्रेस के पास कैश में 626 करोड़ रुपए कांग्रेस के खातों में आए थे। अब वो कैश कहां से आया ये तो बताना पड़ेगा। 2000 रुपए से 20,000 जिसकी लिमिट को अब शायद 20,000 कर दिया गया है, उतना पैसा किसने दिया एक इंडिविजुअल ने, वो अनडिस्क्लोज्ड ले सकते हैं। मगर इतना सारा पैसा आप लेंगे और उसको टैक्स अथॉरिटीज को बताएंगे नहीं, टैक्स इवेड करेंगे। और कांग्रेस की तो ये आदत ही रही है। आपने देखा किस प्रकार से डोनेशन में NGO चलाने की लिए मिली जमीन के नेशनल हेराल्ड का किस तरीके से कांग्रेस ने 50 करोड़ रुपए में 5,000 करोड़ की जमीन का घपला किया है। ये तो कांग्रेस का स्वभाव है। तो मेगा इंजीनियरिंग और कमलनाथ से जो 626 करोड़ रुपए लिए, जिसको ITAT ने भी पास नहीं रिलीफ दी, ना हाई कोर्ट ने दी, इसलिए कांग्रेस को केवल टैक्स अथॉरिटीज ने उतना पैसा फ्रीज किया है जितना उनके अकाउंट से रिकवर करना है, और मुकदमा चल रहा है। हर दल चाहे बीजेपी हो चाहे कोई और दल हो, उसको अपनी टैक्स रिटर्न देनी पड़ती है। और विनोद जी, मैं आपसे पूछता हूं, आपके कैमरामैन हैं, आप हैं, आपके यहां और कर्मचारी होंगे, यहां और व्यापारी आसपास होंगे, ये लोग अगर टैक्स ना दें तो इनके तो मकान कुड़क कर दो, इनकी तो सब चीजें ले लो। और कांग्रेस में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं कि अगर वो टैक्स चोरी करे तो उससे सवाल ना पूछा जाए। दरअसल ये परिवारवादी दल सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट में जीते हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, हम कानून से ऊपर हैं। कांग्रेस को यह सोचना बंद करना पड़ेगा। जी, लेकिन सूद साहब, आपने तो उनका सब कुछ बिगाड़ा है। ऐसी कौन सी चीज जो उनकी छोड़ी है आपने? जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है बेल पे है हराल केस में। मैंने विनोद जी आपको कहा, बहुत पुराना गाना है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। आप देश में अरबों लोग हैं, 140 करोड़ लोगों में से कुछ ही लोगों के तो केस होते हैं जिन्होंने कुछ हेराफेरी की होती है जी। बाकी तो इतने सारे लोग हैं, सबको थोड़ा ना इनकम टैक्स विभाग बुलाता है। देश चल ही इसलिए रहा है कि 99% लोग बिल्कुल ईमानदारी से देश के प्रति, देश के कानून के प्रति, देश के संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं जी। उसको पालना करते हैं, इसीलिए देश चल रहा है। एंटाइटलमेंट, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से देश नहीं चलता है जी। सूद साहब, कहा जाता है कि आप जितनी भी एजेंसीज हैं वो आपको फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह सपोर्ट कर रही हैं या आपके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही हैं, और इस टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहा है कि पहली चरण की अधिसूचना जारी होती है और साथ साथ में आप इनकम टैक्स ग्रिल करना शुरू कर देते हैं। देखिए विनोद जी, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। इन एजेंसीज के लिए जो कानून बने थे, अगर आप याद करें, PMLA एक्ट को पार्लियामेंट में P चिदम्बरम ने रखा था। PMLA की जिन धाराओं की आज उनके तथाकथित इंडी अलायंस वाले, घमंडिया अलायंस वाले बातें करते हैं, ये चिदम्बरम ने रखी थी। उस समय 400-500 केसेस में केवल 3,500 करोड़ रुपए रिकवर हुए थे। तभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर हमारे श्री अरविंद केजरीवाल आए थे
और वो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, इसीलिए मिले हुए थे क्योंकि एक्ट बना हुआ था, कानून बना था, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। 3500 करोड़ रुपए केवल रिकवर हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि हम किसी भी सूरत में जो जनता का खाएगा उसे छोड़ेंगे नहीं जी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी के इस कालखंड में 3,500 से कुछ ऊपर केसेस में 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी हुई है जी। ये देश का पैसा था, सरकारी खजाने में आया है। जो लोग बार बार इन चीजों पे हल्ला करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि इस प्रकार से अब देश चलेगा नहीं। देश में कानून का राज, संविधान का राज है। नरेंद्र मोदी जी ने संविधान के अनुसार सब एजेंसीज को अपना काम करने की छूट दी है। अब आप अगर पैसा पब्लिक का चुराएंगे तो देना तो पड़ेगा ही। अब आप इसे हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कह के जनता के सामने विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं तो देश में तो हर किसी को अथॉरिटी है साहब, वो करे, हम उसका उस जनता सब देख रही है। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंडभेद तो इस्तेमाल करने ही पड़ते हैं। आप तुर्प का इक्का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये भारी ना पड़ जाए, ये सहानुभूति ना हासिल कर रहे। केजरीवाल उस मौके पर आपकी उनकी गिरफ्तारी होती हुई जब इलेक्शन, बिल्कुल केजरीवाल जी को पहला समन दिया गया था अक्टूबर 2023 में जी। तो अगर केजरीवाल जी पहली बार में ही पेश हो जाते और ईडी के पास उनके पास छुपाने को कुछ नहीं था तो ईडी उसको अपनी कार्रवाई करती। उन्होंने 9 समन करते करते इतने महीने निकाल दिए, 7-8 महीने। तो चुनाव आ गया तो इसका मतलब देश काम करना छोड़ देगा। और ये लोग आधी आधी बातें बताते हैं। कोर्ट में जिस प्रकार की टिप्पणियां केजरीवाल पे की गई हैं, उन टिप्पणियों को अगर आप कहें तो मैं अभी आपको पढ़कर सुनाता हूं। बहुत गंभीर टिप्पणी की गई है। आतिशी मरलीना ने आधी अधूरी बातें कही हैं। मैं आपके दर्शकों को कुछ बातें बताना चाहता हूं, आप सुनकर हैरान होंगे कि किस प्रकार से जनता के सामने आधी अधूरी बातें आतिशी मरलीना कहती हैं। उस कोर्ट की टिप्पणी में पैरा 15 में जिसको आतिशी ने कोट किया है, उसमें कोर्ट ने कहा है इन दिस कोर्ट्स ओपिनियन such important questions and issues cannot be summarily heard and decided by giving opportunity to only one party to file petition documents etc. एक लंबा विषय है जी। कोर्ट ने ईडी को सुनो मत, हमारे को जमानत दे दो, हम कोर्ट में खड़े होके जो बोल रहे हैं उसको कैबिनेट में ईडी को फाइल करनी पड़ी थी। इसलिए ये सब बातें, आधी अधूरी बातें, अगर उनके पास छुपाने को कुछ नहीं था तो विनोद जी गए क्यों नहीं जी। मेरा सवाल केवल इतना है। और दिल्ली में अगर आपके कुछ रिश्तेदार रहते हो तो उनसे जरूर पूछिए कि क्या शराब घोटाले में किस प्रकार से उनका मानना है। दिल्ली की शराब पीने वाले लोग बताते हैं बाकी शहरों से अच्छी थी। इनके कारण दिल्ली में स्पूरियस लिकर का कारोबार बढ़ा है, दुकानें बढ़ गई, कंजम्पशन बढ़ गई, स्टेट का जो लाभ था वो कम हो गया। वैट के जमाने में 526 रुपए की एक बोतल पर 323 रुपए वैट मिलता था और 33 रुपए कमीशन डीलर को मिलता था। इन्होंने 29 रुपए सरकारी मुनाफा कर दिया और 329 रुपए से ऊपर डीलर का कमीशन एक बोतल पर, 526 रुपए की बोतल पर। कभी सुना है आपने कहीं इतना बड़ा मुनाफा? फ्लैट 12% कमीशन बढ़ा दिया। बड़ा घोटाला हुआ है। अब तो सीएजी की रिपोर्ट है, 2002 करोड़ रुपए के घोटाले की बात हो रही है जी। अब देश में चुनाव का ध्रुवीकरण किस तरह से किया जाएगा? पोलराइजेशन 370 की तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पे कर दी है। अब लाभार्थी करेंगे चुनाव का ध्रुवीकरण। अब लाभार्थी जाकर बताएंगे कि हमने नरेंद्र मोदी जी की स्कीम से हमें यह लाभ मिला है, हमसे जो वादा किया गया था वो वादा पूरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं कि हम
जिस चीज का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। 3.5 करोड़ लोगों को मकान मिलना, विनोद जी, मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं कि देश में असंख्य लोग सामर्थ्यवान हैं, मगर जिसके पास मकान ना हो उसको पक्का मकान मिलना, उस पक्के मकान में पानी का पक्का कनेक्शन होना, उस पक्के मकान में बिजली का मीटर होना, उस पक्के मकान में खटका दबाते ही बत्ती आना, उस पक्के मकान में शौचालय होना, उस पक्के मकान में गैस का सिलेंडर होना, उस पक्के मकान में आपके पास बैंक का खाता होना, जहां प्रधानमंत्री की स्कीम फोन पर टुन टुन करके आपको एसएमएस पर मिल जाए जी। ये कितनी बड़ी एम्पावरमेंट करती है लोगों के जीवन में, इसकी कल्पना हम जिनके पास ये सब चीजें आंख खोलते ही रही हैं ये नहीं कर सकते हैं। इसको आप ऐसे देखिएगा, मैं बहुत बहुत बार इसको लोगों को समझाने के लिए कहता हूं, जब घर में पंखा था, कूलर आने पे कितनी एम्पावरमेंट हुई, जब कूलर आ गया, कूलर के बाद एसी आया तो कैसा घर में प्रसन्नता की लहर, अब हम कितने ताकतवर, कितने समृद्ध हो गए। तो उन लोगों को जो ये जीवन में परिवर्तन हुआ है, 3.5 करोड़ लोगों को मकान मिल गए, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को सिलेंडर, 15 करोड़ से ऊपर लोगों को टॉयलेट, लोगों के शहरों में 6 से 22 एम्स हो जाना, इतने सारे 54,000 सीटों से 1,04,000 MBBS की सीटें हो जाना। कल्पना तो करिए, पहले कैपिटेशन फीस पे दाखिला हुआ करता था, ध्यान है ना? बिल्कुल, करोड़ों रुपए कैपिटेशन फीस लगती थी। नीट का एग्जाम देते हैं, आपका मेरा जिसका बच्चा पास होगा वो गवर्नमेंट कॉलेज में आराम से पढ़ेगा। ये लोग ध्रुवीकरण करेंगे चुनाव का, विनोद जी, ये लोग जो हमारे लाभार्थी हैं, जो प्रधानमंत्री के सच्चे दिल से देश की सेवा करने से प्रसन्न है, यही अपने आप में ध्रुवीकरण है जी। लेकिन सूद साहब, जब हम संबोधन देखते हैं बड़े नेताओं का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले लीजिए, उनमें बेरोजगारी या फिर इन्फ्लेशन रेट पर चर्चा कम होती है। उनमें चर्चा होती है कि मुझे 104 मर्तबा गाली दी गई, मुझे परिवार बहीन कहा गया। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर जाते थे, 5 साल पहले दाल का ये दाम था, इतना हो गया, आटे का ये था, इतना हो गया। अगर ये इन्फ्लेशन है तो लेकर आए कांग्रेस। जब 2014 में 2004 में अटल जी छोड़कर गए थे, तेल क्या छोड़कर गए थे, और 14 में वो क्या छोड़कर गए। आज देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज निःशुल्क भारत की सरकार दे रही है। इन लोगों को समझ नहीं आएगा, ये आरोप लगाने वालों को, कि देश कहां जा चुका है जी। जिन लोगों को वो इन्फ्लेशन की बात करते हैं, उनको तो उनके पूरे महीने का राशन सरकार निःशुल्क दे रही है। किसको इन्फ्लेशन बताना चाह रहे हैं वो लोग? जी। लेकिन आप भी तो चर्चा करते हैं, 80-20 की चर्चा करते हैं, गीता कुरान की चर्चा करते हैं, मंदिर मस्जिद की चर्चा करते हैं, फिर आखिर में पाकिस्तान आपको बहुत याद आता है। आप मुझे एक बात बताइए जी, गैस देने के लिए 80-20 की चर्चा हुई? नहीं, वोट के लिए हुई। नहीं, गैस देने के लिए, गैस देने के लिए हुई, मकान देने के लिए हुई, मकान देने के लिए हुई, पानी का कनेक्शन देने के लिए हुई, आपके बच्चे को बराबर का अवसर मिले इसके लिए हुई। इसलिए ये आरोप हमारे विरोधी हम पर लगाएंगे। हमने 10 साल में उसको कर दिखाया है। मुझको वोट दो या मत दो, 140 करोड़ देशवासियों में जिसका जो हक है, जिसकी जो एंटाइटलमेंट है, जिसको जो लाभ मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलेगा। कोई एक व्यक्ति, ये हमारे विरोधी ये आरोप हम पर लगाते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से विनोद जी कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी पूरे देश में से समाज का एक व्यक्ति लाएं जो कहे मुझे धार्मिक आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया, मुझे धार्मिक आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं दिया, मुझे धार्मिक आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है। मैं चुनौती से 140 करोड़ देशवासियों को के बीच में से एक व्यक्ति चुनकर लाने के लिए कह रहा हूं। इसलिए आरोप लगाना कि हम 80-20 की बात करते हैं, यह सरकार सुविधाएं देने में जब 80-20 नहीं करती, तो यह तो आरोप हमारे विरोधी अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलने के लिए बताते हैं।
लेकिन सूद साहब, जब मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र कहते हैं कि सनातन खतरे में आ जाएगा एक मरतबा फिर अगर सरकार आई, स्टालिन कुछ बोलते हैं, तो तब आप उसका बड़ा उछालते हो, उस इश्यूज को पूरा एग्जेजरेट करते हैं। लेकिन जब आप बीफ बनाने वाली कंपनियों से इलेक्टोरल बांड्स लेते हैं, तब आपको सनातन की याद नहीं आती। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड किसी ने आकर हमको दिए, उसके संदर्भ में हम किस किस की जांच करेंगे, वो तो जब रिडीम होते हैं तब पता चलता है। जी। एक बात। दूसरी बात, भाई किसी एक व्यक्ति ने किसी धर्म के बारे में एक टिप्पणी की तो पूरा विश्व खड़ा हो जाए, और आप सनातन को खत्म करने की बात करें, आप शक्ति को खत्म करने की बात करें, हमें चूंटी काटे, हम दर्द से रोए भी नहीं। कमाल है साहब। अगर ऐसा रहना है तो क्यों रहेंगे ऐसा? हमारा देश है, जब सबका हक बराबर है तो आप हमारे को समाप्त करने की बात क्यों कहेंगे? ये तो वो संस्कृति है चारवाहक की, घी पियो, कर्ज लो और घी पियो। मैं भगवान को नहीं मानता कहने वाले लोगों की, यहां उनका भी स्थान है, यहां आस्तिक का भी स्थान है और नास्तिक का भी स्थान है। आप अपने तरीके से रहिए, मैं अपने तरीके से रहूंगा। मुझे इस पत्थर में भगवान दिखता है, आपको मुझे गरीब में भगवान दिखता है, मुझे नर सेवा में नारायण सेवा दिखती है, आपको नहीं दिखती, आपका थॉट है। मैं तो आप पर उसे फोर्स नहीं कर रहा हूं, तो आप मेरे थॉट को खत्म करने की कैसे कह सकते हैं? मैं उसका निश्चित रूप से संवैधानिक तरीकों से, हर संवैधानिक कानूनी तरीके से मैं अपना विरोध दर्ज कराऊंगा, ये मेरा अधिकार है। शंकराचार्य नहीं आए थे राम मंदिर के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, ये आपके वोट बैंक है, इससे नुकसान होगा आपको, क्योंकि कांग्रेस इसको कह रही है कि हम शंकराचार्य जी के साथ हैं। ये कर्म कांड जो है शंकराचार्य ने करना चाहिए था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1952 के आसपास पहले चुनाव में जनसंघ ने अपना मैनिफेस्टो दिया था। तब तो कोई सोचता भी नहीं था कांग्रेस की सरकार, नेहरू जी की सरकार चली जाएगी। तब हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, धारा 370 हटाएंगे, 3 तलाक का हम विरोध करते हैं, एक देश में 2 निशान 2 प्रधान 1952 में कहा था विनोद जी हमने। कोई आज इनकी तरह हम नए नवेले जेनौधारी नहीं बने। राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, राम मंदिर हमारी आराध्य का महल है। हम 1952 से लड़ रहे हैं। हजारों लोगों ने 500 साल तक, केवल भारतीय जनता पार्टी ही तो कोर्ट में खड़ी थी डॉक्यूमेंट देने के लिए। इन्होंने तो राम के अस्तित्व को नकारा था। कॉमन सिविल कोड, ट्रिपल तलाक, इन्होंने तो शाहबानों के मुकदमे को पलट दिया था। हमने जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज कंसर्न्स कि हमारे खिलाफ बहुत बड़ा बैकलैश होगा, हमने संविधान के साथ खड़े होकर उसे इंप्लीमेंट किया। हमने कोई राम मंदिर धक्केशाही से थोड़ी ना लिया है, संविधान ने कोर्ट के तरीके से लिया है, और हमने उसे क्रेडिट आप लेते समाज हैं, की फैसला कोर्ट का नहीं, हमने, अरे साहब हम पहले से मानते हैं ना, हमारी कन्विक्शन का विषय है, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए विनोद जी। हमें तो हमारे आराध्य वहां रहे, राम राज्य की परिकल्पना को सब लोग स्वीकार करें और भारत भी राम राज्य बने। निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना क्या उचित था? ये राजनीति से प्रेरित नहीं है? छोड़ दीजिए, जो लोग ये कह रहे हैं, आप जैसे लोग उनसे प्रभावित होकर पूछते रहे। रोज लाखों लोग वहां जा रहे हैं, अपने आराध्य को पूज रहे हैं। जिनको इसमें खोट देखना है वो देखते रहे, जिनको भगवान से आशीर्वाद मिल रहा है, जो ये सोचते हैं हे प्रभु श्री राम, आपके नाम से पत्थर तिराते हुए पुल बन गया था समुद्र पे, हम गरीब पापी अधर्मियों को भी तार देना। हम तो प्रभु राम की जयकारा बोलते, जय श्री राम। सूद साहब से मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि 370 में संशोधन हो गया, 35 में रिपील हो गया, राम मंदिर का निर्माण हो गया, ट्रिपल तलाक पर आपकी कामयाबी हो गई, और CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट हो गया। क्या ये राम राज्य की स्थापना की तरफ पहला स्टेप है? देखिए, राम राज्य में सब समृद्ध रहे, सब कुछ अच्छा हो, तो हमारा राम राज्य की स्थापना तब होगी जब विकसित भारत बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने जो सपना इस देश को दिखाया है विकसित भारत का,
जब विकसित भारत बन जाएगा तब हमारे राम राज्य की स्थापना होगी जी। तो हम तो ये मानते हैं कि धीरे धीरे आज देश 5वीं इकोनॉमी बना है, कल तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। देश में अभी करीब 22 एम्स है। देश के हर राज्य में, हर जिले में एम्स जैसी हम सुविधा पहुंचा दें। हम देश में जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को आज हमने आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया है, देश के हर नागरिक को दे पाए, अपने आप राम राज्य आ जाएगा। जी सुध साहब, आप मतलब इंतजार करना पड़ेगा 2047 तक। विकसित भारत की जो कल्पना है आप 2047 में कंप्लीट करना चाहते हैं, राम राज्य 2047। सवा सौ सालों से कांग्रेस जैसे दल अंग्रेजों की गुलामी करते करते इस देश को चला रहे हैं, अंग्रेजी दां तरीकों से चला रहे हैं। जहां 1948-49-50 के आसपास से जीप घोटाला शुरू हुआ और हर चुनाव में, मैं तो अपने छात्र जीवन से देखता हूं, 89 का चुनाव बोफोर्स का, 91 का चुनाव यूरिया घोटाले का, उसके बाद 4 से 14 के बीच में 2G 3G जीजा जी, सारे चुनावों के घोटाले। ये पहला ही तो चुनाव ऐसा हो रहा है। 10 साल के बाद भी आप जबरदस्ती ठूस के कभी किसी बॉन्ड का या किसी का घोटाला लगाते हैं। अडानी अंबानी को डिस्कस जरूर किया जाता है। ठीक है, पिछली बार अंबानी था, इस बार दाल नहीं गली, इस बार अडानी है। उन्हें तो बोफोर्स के जो इल्जाम लगे उस समय के, इसलिए मेरी कमीज से तेरी कमीज सफेद कैसे, वो वाली विज्ञापन का खेल खेल रही है कांग्रेस। तो साहब मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की भी चर्चा कर लेनी चाहिए। 5 सीटें हैं और एक लद्दाख की है। हम अनंतनाग और लद्दाख की सीट डिसाइड नहीं कर पा रहे। किसने कहा? अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि आपको किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कहा। चर्चाएं तो चलती हैं आखिर किस उम्मीदवार को कहां से उतारा जा रहा है, लेकिन ये आपके यहाँ क्या चर्चा चल रही थी इन 2 सीटों पे कौन लड़ेगा? आपने तो कई कैंडिडेट बना दिए थे। पार्टियां ऐसे नहीं चलती हैं टेलीविजन पे डिस्कस करके। पार्टियां मेरिट पर, काम पर, सब चीजों के गुण दोषों के आधार पर चलती हैं। इसलिए आपके चैनल्स ने तो बहुत सारे कैंडिडेट बना दिए थे। पार्टी ने अपने विवेक से फैसला किया, आपके आधार पर नहीं। इसलिए हमें कब कैंडिडेट डिक्लेयर करना है, हम कब तय कर लेंगे, और तय करते ही डिक्लेयर करेंगे या 10 दिन बाद करेंगे, यह भी हमारा फैसला होगा। हम करेंगे। पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। देखिए, एक बात हमारी बड़ी स्पष्ट है, हम पिछली बार 4 में से 2 सीट जीते थे। उन 2 सीटों पे हमारे पास बहुत कम वोट थे। उसके बावजूद हमने वहां पर किसी किस्म की कमी स्कीम्स को सैचुरेट करने में नहीं छोड़ी है। हमारे पार्टी के सर्वेस चल रहे हैं, हमारी पार्टी की बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। समाज के विभिन्न लोगों से हम अपना मैनिफेस्टो बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के उन हिस्सों से भी बात कर रहे हैं। तो सबकी एस्पिरेशंस को पूरा करते हुए हम अपने मैनिफेस्टो जब बनाएंगे तो उसी के साथ साथ उसी की तरह की हम अपनी, जिसे आप कहते हैं कि मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करके मोदी की गारंटी को पूरा करने वाले नुमाइंदों का भी चयन करके आपको सूचित करेंगे। आज राहुल गांधी ने भी ये गारंटी दी है कि जिन लोगों ने लोकतंत्र का चीरहरण किया है उन पर सख्त कार्रवाई होगी, ये गारंटी है। मगर साहब, उनकी गारंटियां तो सब फेल होती गई हैं। आपको याद है राहुल गांधी ने 2017 या 18 के मध्य प्रदेश के चुनाव में और राजस्थान के चुनाव में कि मैं तो ऐसा काम करना चाहता हूं कि मेड इन मंदसौर मोबाइल बने, मेड इन जोधपुर टी शर्ट बने, मेड इन भोपाल कपड़ा बने। 5 साल उनकी सरकार रही इन जगहों पर। क्या हुआ? किसान की पहली फाइल साइन करके किसान का कर्जा माफ कर देंगे, वो गारंटी क्या हुई? इसी चुनाव में दी गई थी जी। ये तो देखिए, आजकल गारंटी पूरी होने की गारंटी है नरेंद्र मोदी की गारंटी जी। जो कहते हैं हम मकान देंगे तो 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों को देकर दिखाते हैं। जो कहते हैं किसान सम्मान निधि देंगे तो हर 3 महीने बाद
जेब में से किसान मोबाइल निकालता है तो टुंग 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 मैसेज बज रहा होता है, खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। 15 पैसे नहीं पहुंचते राजीव गांधी के जमाने की तरह, पूरे पैसे जो डाले जाते हैं दिल्ली से दूर दराज के कोनों में भी, चाहे वो आइजोल हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे वो कुलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, हर जगह पूरा पैसा पहुंचता है। ये है वो, ये होती है गारंटी पूरी करना, इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी। लेकिन विपक्ष इस गारंटी पर भी सवाल उठाता है, कहता है 15-15 लाख रुपए कहाँ गए और 2 करोड़ सालाना रोजगार, नौकरियां सरकारी। कितने ईपीएफओ के नए रजिस्ट्रेशन हैं 10 साल में? ठीक है, आंकड़ा है आपके पास या मैं आपको बताऊं आपके दर्शकों को? मैं देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, मगर ये विपक्ष ये दिग्भ्रमित हो रहा है, इन्हें ये नहीं पता कि कैसे कैसे देश चलने वाला है, कैसे देश में परिवर्तन हो रहा है। 7 करोड़ 21 लाख बेनिफिशियरीज इस ईएसआई और ईपीएफओ स्कीम में, 29 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और 2014 से पहले ईपीएफओ पीएफ अकाउंट के 2014 से पहले केवल 11 करोड़ 80 लाख थे साहब, अब 29 करोड़ है। 18 करोड़ लोगों की रजिस्ट्रेशन अगर पीएफ के खातों के लिए हुई है तो ये रोजगार तो हमने तो नहीं कर दिया अपने पास से पैसे डाल के, इसमें तो एम्प्लॉय का पैसा डलता है, इसमें एम्प्लॉयर का पैसा डलता है। ईपीएफओ के खाते में भी इसी तरीके से है। 113 यूनिकॉर्न्स बन गए हैं इस देश में। लोग अब रोजगार देने की जगह, मांगने की जगह रोजगार देने वाले बनते जा रहे हैं। इसलिए विपक्ष, मैंने आपसे क्या बताया विनोद जी, इनको पता ही नहीं पड़ रहा है देश में हो क्या रहा है। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिलता है और ये बात करते हैं इन्फ्लेशन की। 18 करोड़ लोग नए जुड़ गए ईपीएफओ के खाते में। मैंने आपको बताया ना उस समय पिछले 2014 से पहले ये खाता था 29 करोड़, विच इज ए मल्टीफोल्ड इंक्रीज फ्रॉम ईयर। 2014 से पहले 11.80 करोड़ थे, आज 29 करोड़ है। ये इतना इंक्रीज हुआ है। 7 करोड़ 21 लाख से 12 करोड़ 4 लाख ईएसआई की रजिस्ट्री खाते बढ़ गए हैं जी। तो ये रोजगार बढ़ रहे हैं। अब आप कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठ जाइए कि बिल्ली नहीं आएगी। दुर्भाग्य है इस देश का कि देश के मुख्य विपक्षी दल अराजक बातें करके जी अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सूद साहब, एक भारतीय जनता पार्टी का जब जिक्र होता था तो उसमें आदर्श आता था और उसमें अनुशासन आता था। अब जब आप दूसरी पार्टीज के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, और हमें भी पता है कि पॉलिटिशियन लिमिटेड होता है, नए बहुत कम बनते हैं, तो क्या आपकी विचारधारा डिल्यूट नहीं हो जाएगी? ऐसा कुछ हो भी रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक नया वर्क कल्चर डेवलप किया, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास जी। जो इसको मान लेता है, जो इसको मानता है, तो मैं मानता हूं वो अपने आप में हर चीज वहां खत्म हो जाती है कि हमें देश के हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट करनी है। नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को अपना सपना मान ले। नरेंद्र मोदी जी के जितने भी कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जो बनाने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, राम मंदिर के लिए किया, अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के लिए काम किया, जितने भी तरह के जो काम हो रहे हैं, इन सबके अपना काम मानकर उसके साथ खड़े होने का संकल्प ले ले। यही तो हमारी आइडियोलॉजी है जी। सबका साथ सबका विकास ही तो हमारी आइडियोलॉजी है जी। अगर कोई इसको स्वीकार कर लेता है बिना भेदभाव के, कोई व्यक्ति पहले हिंदू मुसलमान करके गिनता था किसी दूसरे दल में, आज आकर वो अगर जम्मू कश्मीर के सभी ये 35 लाख लोगों के लिए बात करने लग जाए, 40 लाख लोगों की बात करने लग जाए, सभी की बात करने, हर वर्ग की बात करने लग जाए, तो ये अपने आप में मुझे लगता है बड़ी बात है। सूद साहब, घड़ी हमें इशारा करिए, लेकिन आखिर में एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा
कि सत्यपाल मलिक ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई एतराज नहीं है, और फिर हम उसका जिक्र उधर जोड़ देते हैं। अजीत पवार का जिक्र कर देते हैं, अशोक चौहान का भी जिक्र कर देते हैं, जिनको आप पहले करते हैं आदर्श घोटाले में शामिल है, जिनको महाचोर महाभ्रष्ट कह करके आप कहते हैं चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और फिर उनको गले से लगा लेते हैं। देखिए, आप सत्यपाल मलिक जैसे लोगों की बात करते हैं जिनका छात्र दिनों से ही एक ऐसा कैरेक्टर रहा है, जिनके बारे में कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। आज कौन पूछ रहा है? जितने दिन पद पर थे कुछ भी बोलते थे ताकि प्रधानमंत्री या औरों पे प्रेशर बना सके, और दूसरे दल भी पूछते थे आज कहाँ हैं उनको बुलाने वाले और उनके दम पर चुनाव जीतने वाले। इसलिए ऐसे लोग अपनी बातें, अपने को जिंदा और रेलेवेंट रखने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। मगर विनोद जी, हमें ये समझना होगा, मैंने बार बार इस आंकड़े को कहा, फिर दोहराता हूं, कांग्रेस के राज में 10 साल में केवल 400-500 केसेस से 3500 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार के पैसे की रिकवरी हुई थी। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है हम 1,10,000 करोड़ से ज्यादा रिकवर करके लाए, एंड इट इज गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग ऑन जी। तो इसलिए हम पर आरोप जो लगाते हैं वो विक्टिम कार्ड खेलकर अपना लाभ कमाने के लिए लगाते हैं। जी। विपक्षी दल है जी। उनको भी तो कुछ करने के लिए चाहिए, तो इसलिए वो ये करते हैं। मगर मेरा मानना ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व ने जीरो टॉलरेंस टू करप्शन करके जो दिखाया है, उसका इंप्लीमेंटेशन करके दिखाया है। मैंने आपको फिर दोहराता हूं, आपके शो में शायद मैंने दोहराया, 89 में बोफोर्स था, यूरिया घोटाला था, इतने सारे घोटाले थे, हम पर घोटाले का आरोप नहीं है। जी जी जी। ये प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है, ये विकसित भारत का चुनाव है, ये उस भारत का चुनाव है जिसमें आने वाले समय में जब विश्व में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स यहां बना करेंगे, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स यहां होंगे, यहां की सड़कें विश्व की सबसे अच्छी सड़कों में शुमार होगी, साधारण ट्रेन की अभी तो 30-32 के करीब हमारी वंदे भारत है, हर जगह हाई स्पीड ट्रेन चल रही होंगी, तब जब बच्चे कहा करेंगे हमारा देश ऐसा है, तो विनोद जी आप और हम गर्व से कहा करेंगे कि उसके साक्षी हम भी है। उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के साथ वोट देकर उनके सपने को पूरा करने के लिए उनके साथ खड़े होने में हम भी शामिल थे, इतिहास का हम भी हिस्सा है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दोस्तों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।